पूर्णिमा से भारत के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पूरे विश्व की नजरें भारत के ऊपर टिकी हुई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है और यह गैदरिंग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इकट्ठा होने वाली है। यह इंसानियत का सबसे बड़ा समागम है। इस समागम में रशिया की कुल आबादी का लगभग 3 गुना या मैं कहूं 40 करोड़ लोग इकट्ठा होने का अनुमान है। इस महाकुंभ का विधिवत रूप से शुभारंभ मकर संक्रांति की शाही स्नान से हो चुका है। ऐसे में 19 जनवरी के शाम की यह घटना पूरे विश्व के अखबारों में सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, यह घटना है महाकुंभ में आग लगने की। आपको हम बताते हैं इस सेशन में कि आग किस प्रकार से लगी है, क्या होता है महाकुंभ, शाही स्नान का क्या महत्व है और जो महाकुंभ है ये कितनी रेवेन्यू जनरेट करेगा। आइए हम इस सेशन में इन सब को कवर करते हैं। पहले हम फटे सिलेंडर, उड़ गए टेंट, महाकुंभ में अग्निकांड का खौफनाक मंजर आपको दिखाते हैं कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से। आप इन फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आग का मंजर है। आप देख सकते हैं इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार शाम को करीब 4 बजे के आसपास में यह आग की घटना हुई है। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में यह आग लगी है। गीता प्रेस के 180 टेंट आग में जल गए हैं। अफसरों के मुताबिक गीता प्रेस की रसोई में 4:10 पर छोटे सिलेंडर से चाय बनाते समय सिलेंडर लीक हो गया और आग लग गई। इसके बाद 2 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां भेजी गई थी, जिन्होंने आग पर 1 घंटे में करीब शाम 5 बजे तक काबू कर लिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई भी सूचना नहीं मिली है। यह जरूर मिला है कि एक सन्यासी जो नागा साधु थे, उनके 1 लाख रुपए के नोट जल गए हैं। मेला सीएफओ प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग से करीब 500 लोगों को बचाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने भी फोन पर बातचीत करके पूरी की पूरी जानकारी ली है। आग लगने से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जायजा लिया ही था और उसके बाद में ये आग की घटना हालांकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें दिखाता है कि इतने बड़े महाकुंभ में ये घटना किसी त्रासदी से कम नहीं होती। आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये महाकुंभ है क्या। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी विशाल गैदरिंग इकट्ठा हुई है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग बिगिंस। आपको इस प्रकार के ये नजारे देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं महापर्व, ये 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और जो 6 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में आपको इस प्रकार के नजारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए, औपचारिक फोटोज आपको दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से मकर संक्रांति की सुबह को शाही स्नान हुआ था। ये उसकी फोटोज हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। देखिए, 13 जनवरी 2025 को पूर्णिमा में प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। यह 45 दिवसीय महाकुंभ 6 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है जो 12 वर्ष में लगता है। इसमें नागा साधु आते हैं और सबसे पहले वह स्नान करते हैं और उनकी स्नान के बाद ही आम जनता स्नान करती है। ठीक है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति की सुबह 6:15 बजे से शुरू हुआ था। सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत समागम पहुंच रहे हैं। ठीक है। ये नागा साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में 15 से 20 लाख श्रद्धालु हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। कोई पैर छूने के लिए दौड़ रहा है तो कोई उनकी चरण रज माथे से लगा रहा है। आपको मैं बता दूं कि मकर संक्रांति की सुबह 10 बजे तक 1 करोड़
30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया था। मतलब कि 3 करोड़ लोगों ने 30 घंटे में डुबकी लगाई है। यह आज तक का इंसानियत का सबसे बड़ा समागम है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नागा साधु पहले स्नान करेंगे और उसके बाद में आम जनता इनमें स्नान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्विटर के माध्यम से बताया कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। और योगी आदित्यनाथ ने भी ट्विटर पर इस प्रकार से किया। आइए अब हम समझते हैं कि महाकुंभ का इतिहास क्या है। ये महाकुंभ जो स्टार्ट हुआ, ये कब से स्टार्ट हुआ है? इसका जो कुंभ का मेले का इतिहास है कम से कम 850 साल पुराना है। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसकी प्रॉपर वे में तो जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन हमें चीनी यात्री हेनसांग की एक पुस्तक में इस प्रकार से जानकारी मिलती है कि उस समय जो कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन, यह हर 5 वर्ष में प्रयाग जाता और अपनी संपत्ति को दान करता था। इस प्रकार की हमें यह जानकारी निकल के आती है। आप देख सकते हैं इसमें यह कहा कि कन्नौज का राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में एक बार प्रयागराज में संगम पर माघ के महीने में अपनी संपत्ति दान करता था। हेनसांग ने हर्षवर्धन के अलावा कपीस और मालवा के राजाओं के भी इसी तरह दान करने का जिक्र है। हमें ये डायरेक्टली तो ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला है कि इसे हम कुंभ कहेंगे, लेकिन ये जरूर पता चला है कि माघ के महीने में प्रयाग के संगम पर धार्मिक आयोजन होता था। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो ऐसे में एक अमृत कलश निकलता है, और जिसमें मैं बात करूं कि ये अमृत होता है। तो आप देख सकते हैं इस फोटोज के माध्यम से कि इस प्रकार का समुद्र मंथन कर रहे थे। इस तरफ ये दानव थे और इस तरफ देव थे, और ये समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन के बीच भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे, और देवताओं के संकेत पर इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कलश लेकर भागना स्टार्ट कर दिया। और इनके साथ में शनि, बृहस्पति, मैं बात करूं शनि, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र ये भी साथ में थे। और 12 दिन तक देवताओं और दानवों के मध्य ये युद्ध हुआ। जब देवता इस अमृत कलश को स्वर्ग ले जा रहे थे तो इसकी कुछ बूंदे यहाँ पृथ्वी के ऊपर गिर गई थी, और ये बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। आप देख सकते हैं कि इसमें कि ये जो अमृत की बूंदे हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में जहां जहां इनकी बूंदे गिरी वहां वहां कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। सुनिएगा, इन ग्रहों की स्थिति के मुताबिक ही तय होता है कि कुंभ कहां मनाया जाएगा। क्योंकि जयंत के साथ कहते हैं कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि गए थे, तो अब हम इन ग्रहों की स्थिति देखेंगे और इनके हिसाब से ही कुंभ का आयोजन कहां होगा वो तय होगा। अब इसमें देखते हैं कि हरिद्वार में जब चैत्र मास में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा। और माघ मास में जब गुरु मेष या वृषभ राशि में हो और सूर्य और नवचंद्र दोनों शनि की मकर राशि में हो तब प्रयागराज में होगा। और चैत्र मास में गुरु जब सिंह राशि में हो और सूर्य जब मेष राशि में हो तब उज्जैन में होगा। भाद्रपद मास में जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में हो, या जब सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हो तब नासिक में होगा। इस प्रकार से इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही कुंभ का आयोजन तय होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कुंभ, कि कुंभ के मेलों का प्रकार क्या क्या है। ये देखिए, महाकुंभ मेला ये केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। ऐसा मानते हैं कि जब देवता और असुरों के मध्य 12 दिन का ये युद्ध होता है तो देवताओं का 1 दिन और मनुष्यों का 12 वर्ष बराबर होता है। तो 12 दिन के बाद में अर्थात 144 वर्षों के बाद में प्रयागराज में
महाकुंभ आता है और इस वर्ष 2025 में यह महाकुंभ है। अर्थात मैं बात करूं कि पूर्ण कुंभ मेला ये हर 12 साल में आता है और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ मेले आते हैं तब एक महाकुंभ मेला लगता है। यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। ये हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है कि आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, हरिद्वार और प्रयागराज। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला की मैं बात करूं, 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेले की मैं बात करूं, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आयोजन किया गया है। शाही स्नान क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाला स्नान, माघ महीने में कुछ विशेष तिथियों पर जो स्नान किया जाएगा उसे हम शाही स्नान कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि पहला जो शाही स्नान है ये मकर संक्रांति के दिन हो चुका है। ठीक है, इस नाम के पीछे विशेष महत्व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे शाही स्नान या अमृत स्नान नाम दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नागा साधु शाही स्नान के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये गाजे बजाने के साथ इनके ऊपर विभूति, पूरी की पूरी शमशान की विभूति लगाते हुए ये आगे बढ़ते हैं। इनको देखते हुए लाखों करोड़ों की जो भीड़ है वो उमड़ चुकी है। महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व है? शाही स्नान यानी वह स्नान जिसको करने में मन की अशुद्धि भी दूर हो जाती है। 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ का पहला शाही स्नान किया गया। ठीक है, शाही स्नान के दौरान सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, इसके बाद ही आम जनता स्नान कर सकती है। शाही स्नान के दिन संगम पर स्नान करने से कई पाप धुल जाते हैं और यहाँ तक कि मैं बात करूं कि पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस प्रकार से इस शाही स्नान का विशेष महत्व है। इसमें आप पाप धुलेंगे और साथ ही साथ में पितरों को शांति मिलती है। देखिए, कुंभ और नदियों का अनूठा कनेक्शन आपको दिखेगा कि जहां जहां अमृत कलश से जो 4 बूंदे गिरी वहां एक्चुअल में पहले से ही नदियां थी। देखिए आप, प्रयाग में त्रिवेणी संगम, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम है। ठीक है, नासिक में गोदावरी के साथ में मैं बात करूं अरुणा और वरुणा नदियों का संगम होता है। इसके बाद हरिद्वार में मैं बात करूं तो गंगा नदी और उज्जैन में शिप्रा नदी, इनके किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ मेले की मैं बात करूं कि इनका शाही स्नान की तारीखें क्या क्या है, तो पहला शाही स्नान की मैं बात करूं तो मकर संक्रांति को हो चुका है और 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यहाँ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ 2025 में सर्वाधिक भीड़, जो जन सैलाब है और जो गैदरिंग है, जो इंसानियत का सबसे बड़ा समागम है, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होने वाला है, जब दूसरा शाही स्नान होगा। और तीसरा है 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन। यहां मैं बता देता हूं कि प्रथम शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, ठीक है, द्वितीय शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को, तृतीय शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी, चतुर्थ शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी को और पंचम माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को और लास्ट जो है महाशिवरात्रि 26 फरवरी को शाही स्नान होगा। अब हम बताते हैं कि महाकुंभ का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो देखिए, महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस वजह से श्रद्धालु दूर दूर से, देश विदेशों से यहाँ पर करोड़ों की संख्या में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से और विशेष तिथियों और विशेष समय पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि कुंभ के दौरान प्रयाग में लगता है सबसे बड़ा जमावड़ा, कि प्रयाग में कुंभ में 4 जगह पे होता है, लेकिन प्रयाग में जब कुंभ होता है तो सर्वाधिक जमावड़ा यही लगता है। देखिए मैं बात करूं कि 12 करोड़ लोग 2013 में यहाँ पे आए थे, वहीं मैं बात करूं 2019 में 24 करोड़ और अभी 40 करोड़ आने की संभावना है। इससे देखो नासिक में 7.5 करोड़ 2016 में, बाकी जगह पे बहुत ही कम आ रहे हैं, बाकी जगह पे बहुत ही कम आ रहे हैं। लेकिन जब भी प्रयागराज में कुंभ होता है उस दौरान सबसे ज्यादा जन सैलाब उमड़ता है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम होता है और ये हिंदुओं के लिए पवित्र जगह है। देखिए खर्च के हिसाब से अब हम बात करते हैं कि महाकुंभ मेले के आयोजन में कितना खर्चा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 971 करोड़ रुपए हमारा जो संसद भवन बना है उसमें खर्चा आया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 1800 करोड़ रुपए में हमारा राम मंदिर बना है। और कुंभ के आयोजन में 6382 करोड़ रुपए 6382 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, इसके मैं बात करूं कि आबादी के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया था कि महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ का जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। अब हम बताते हैं कि रूस की जो जनसंख्या है वो 14 करोड़ है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि 3 गुना ज्यादा हमारे यहाँ महाकुंभ में इकट्ठा होंगे। पाकिस्तान की जो कुल जनसंख्या है वो 24 करोड़ है और महाकुंभ में 40 करोड़। अमेरिका की 35 करोड़ है और महाकुंभ की 40 करोड़ है। चाइना की मैं बात करूं तो 142 करोड़ और भारत में 146 करोड़ है। आपको मैं बता दूं कि अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और महाकुंभ के इस क्षेत्र में 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन सकते हैं, क्योंकि ये 4000 हेक्टेयर का क्षेत्र है और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 76वां जिला भी घोषित किया है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अस्थायी जिला 76वें जिले के रूप में बनाया है। वहीं मैं बात करूं कि सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रूंगराडो स्टेडियम, ये 190 स्टेडियम यहाँ पे आ सकते हैं। वहीं मैं बात करूं कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, इस महाकुंभ एरिया में 82 वेटिकन सिटी बन सकते हैं। तो सोचिए इतने विशालकाय क्षेत्र में जहां मैं बात करूं कि यह क्षेत्र विश्व के कई देशों से बड़ा हो सकता है। देखिए महाकुंभ मेला क्षेत्र यूपी का नया जिला बना है। उत्तर प्रदेश में बात करूं तो 75 जिले हैं और 18 संभाग है और अभी हाल ही में अस्थायी रूप से 76वां जिला महाकुंभ बनाया गया है। ठीक है, देखिए डिस्ट्रिक्ट विथ 66 विलेज, 66 गांवों के साथ में और 4 तहसीलों के साथ में महाकुंभ को 76वां जिला बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से टेंट लगे हुए हैं। अब हम समझते हैं कि हाउ मच रेवेन्यू विल महाकुंभ जनरेट, कि महाकुंभ से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। वहीं मैं बात करूं कि लगभग 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा और इसके आयोजन में 6382 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। वहीं पे मैं रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। 2019 की मैं बात करूं तो 1.2 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ था और वहीं 2025 में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। आइए हम समझते हैं कि कुंभ 2019 में मैं बात करूं तो 1.2 लाख करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ। आईपीएल की मैं बात करूं तो 12,000 करोड़ रुपए 2023 में। तिरुपति मंदिर की मैं रेवेन्यू की बात करूं तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए और बुर्ज खलीफा। तो इन सब से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट महाकुंभ से होगा, जो 2 लाख करोड़ बताया जा रहा है। सरकार के अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ पर्यटकों में हर एक औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है
तो महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। वहीं इंडस्ट्री का अनुमान है कि महाकुंभ में प्रति व्यक्ति का औसतन खर्च 10,000 रुपए तक हो सकता है। ऐसे में इससे कुल 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हो सकता है। इससे देश की नॉमिनल और रियल जीडीपी में 1% से अधिक बढ़ सकती है। हमारी जीडीपी 1% ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, अगर मेले में 2 लाख करोड़ का कारोबार होता है तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़, उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है। और साथ में देखिए, होटल और ट्रेवल इंडस्ट्री का जो रोजगार है ये भी बढ़ गया है। महाकुंभ के चलते होटल और ट्रेवल इंडस्ट्री के कारोबार में तेजी आई है। ओयो प्रवक्ता ने बताया है कि महाकुंभ के कारण बुकिंग में दोगुनी तेजी आई है। वहीं शाही स्नान के दिनों में कमरों की मांग 3 गुना तक बढ़ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरकार ने किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की है और महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए हर तरफ से इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक विशेष टीमें गठित की गई है। धन्यवाद।